दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा को। यह हसीन दिलरुबा मूवी का दूसरा पार्ट है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर हसीन दिलरुबा का भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पहले वो देखिए तब ये देखिए, तभी आपको कहानी समझ आएगी। अब चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूज में बता रहे होते हैं कि बाढ़ के पानी के बहाव में मगरमच्छ आगरा जैसे शहरों में आ गए हैं और उनका आतंक बढ़ गया है, इसलिए सब सावधान रहें। इसके बाद हम अभिमन्यु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कंपाउंडर है और एक महिला का चेकअप करने आया है। महिला के घर पे किराए पर रहती है रानी, जो कि अभिमन्यु को पसंद है। तो असली कारण आने का वहाँ रानी थी, जिसे वो छुप छुप के देखता रहता था। रानी अब एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसी में व्यस्त रहती है। एक दिन अभिमन्यु उससे सिनेमा चलने को पूछता है, तो उस वक्त रानी को दिखाई पड़ता है उसका पति, उसका प्यार ऋषु। तो वो उसमें ही खो जाती है और सिनेमा चलने को कह देती है बिना उसकी पूरी बात सुने। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा ही है कि क्या क्या कांड कर रखे हैं इन्होंने। तो ऋषु छुप छुप कर ही रहता था और दोनों छुप छुपा के ही मिलते थे। ऋषु एक ट्रैवल एजेंट से बात करके थाईलैंड जाने का बंदोबस्त कर रहा था, ताकि वो लोग यहाँ से निकल जाएं और इस डर की जिंदगी से दूर चले जाएं। ऋषु कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था और पूनम नाम की एक विकलांग लड़की थी जिसके घर पे वो किराए पे रहता था। पूनम के अंदर हवस भरी पड़ी थी ऋषु को लेकर, तो वो अपनी हवस मिटाना चाहती थी, पर ऋषु डरा सहमा रहते हुए उसे भाव नहीं देता था। रानी ने अभिमन्यु को हाँ बोल दिया था सिनेमा जाने के लिए, तो अभिमन्यु शाम के शो की पूरी सीट बुक कर लेता है ताकि सिर्फ वो दोनों हो। लेकिन रानी का घर खाली था, तो वो ऋषु को बुला लेती है गुल्लू गुल्लू करने के लिए और भूल जाती है कि उसे अभिमन्यु के साथ जाना था कहीं। काफी इंतजार करने के बाद भी जब रानी नहीं आती तो अभिमन्यु उदास होकर रानी के पास जाता है। तो तब रानी को याद आता है, तो वो उससे माफी मांगने लगती है। तो अभिमन्यु कहता कि कोई बात नहीं, अगले फ्राइडे का प्लान करते हैं, हम फिर से इंतजार करेंगे। ये सब बात रानी ऋषु को बताती है, तो ऋषु हंसने लगता है। तो रानी कहती कि हंसो मत, बुरा लग रहा है उसके लिए मुझे। ऋषु कहता कि आपने अपने कितने आशिकों के कत्ल किए हैं, कईयों की तो बॉडी भी नहीं मिली। रानी कुछ कहती उससे पहले एक चोर उसका बैग चुरा के भाग जाता है, तो ऋषु उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी वहां आ जाता है एसीपी किशोर, जो कि रानी को देख लेता है। एसीपी किशोर ने ही नील का केस हैंडल किया था और दिनेश पंडित की नॉवेल कसौली का शहर पढ़ने के बाद उन्हें सारा खेल समझ आ चुका था ऋषु और रानी ने जो मिलकर खेला, पर वो पकड़ नहीं पाए थे अब तक ऋषु को। किशोर अब पीछे लग गया था रानी के, क्योंकि वो समझ गया था कि ऋषु जिंदा है और आगरा में ही है। पुलिस हर जगह नजर रख रही थी रानी के ऊपर, तो उसका ऋषु से मिलना मुश्किल हो रहा होता है। पुलिस से छुपकर रानी एक दुकान जाती है जहाँ ऋषि उसे कॉल करके कहता कि तुम बिल्कुल डरो मत, हिम्मत बनाकर रखो, हो सकता है पुलिस तुमसे पूछताछ करने के लिए तुम्हें बुलाए भी, तो घबराना मत बिल्कुल भी। ऐसा होता भी है। ऑफिसर किशोर रानी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ के लिए और वहां आते हैं सीनियर ऑफिसर मृत्युंजय, जो नील के सगे चाचा थे, जिन्हें सब मोंटू चाचा कहकर बुलाते थे। चाचा जी इस केस को हैंडल करने का जिम्मा उठाते हुए अपने भतीजे नील के कातिल ऋषु को पकड़ने की ठान लेते हैं। चाचा जी खोजबीन करके एजेंट का पता लगा लेते हैं जिसके सोर्स से वो लोग थाईलैंड जा रहे थे, तो उनका यहाँ से भागने का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। इधर उधर से पूछते पाछते ऑफिसर किशोर पूनम के पास पहुंच जाते हैं और ऋषु की फोटो दिखाकर पूछते हैं इसको जानती हो क्या। पूनम चाय बनाने का बहाना देकर ऋषु के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ हो, और वैसा ही करती है। उसे समझ आ गया था कि ऋषु का कोई तो राज है, तो अब इस बात को लेकर वो ऋषु को ब्लैकमेल करते हुए अपनी हवस मिटाएगी। ऋषु छुप छुपा के रानी से मिलकर कहता कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मोंटू चाचा बहुत खतरनाक इंसान है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ऋषु खुद को पुलिस के हवाले करने की बात करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद रानी इसके लिए तैयार न थी। तो वो कहती कि मेरे पास कुछ और आइडिया है, अगर पुलिस को ये लगे कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ किसी और के साथ, तो तब शायद वो हमारे पीछे न पड़े। रानी अभिमन्यु से मिलती है और सीधा शादी करने को कह डालती है। अभिमन्यु कहता कि पहले प्यार होता है फिर शादी, तो रानी कहती कि दोबारा प्यार करने की अब हिम्मत नहीं है, पर क्या पता प्यार शादी के बाद हो जाए या क्या पता ना हो। अभिमन्यु कहता कि आपने तो एक ही पल में हमारी पूरी दुनिया बसा भी दी और उजाड़ भी दी। रानी कहती कि प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, संवारता भी है
उजाड़ता भी है। रानी को प्यार नहीं था, लेकिन अभिमन्यु को तो भरपूर प्यार था रानी से, और अब जब शादी का ऑफर सामने से आया तो वो मना कैसे कर देता। तो प्यार अभी नहीं है, लेकिन क्या पता आगे चल के हो जाए, ये सोचकर वो शादी के लिए मान जाता है। रानी और ऋषु शादी को कोड वर्ड बना के जगह डिसाइड करते थे कि कहाँ मिलना है, कहाँ क्या करना है। ऋषु रानी से कहता है कि ये मत करो, मुझे नहीं लगता कि ये सही प्लान है, हम जिंदगी में इतना गलत जा रहे हैं, क्या लगता है प्यार में सही बैठेंगे। रानी कहते कि 3 दिन बाद मेरी शादी है, आ जाना, क्योंकि यही सही है करना। चाचा जी और किशोर को भी पता था कि उनका प्यार इतना गहरा है कि रानी का आशिक ऋषु शादी में जरूर आएगा, तो वो ताक लगाए खड़े होते हैं कि कब वो आए और कब उसे पकड़ लें। ऋषु आता है बैंड वाला बनकर और रानी को अपनी शक्ल दिखाकर निकल जाता है और पुलिस वालों को खबर तक नहीं लगती। अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है और वक्त आता है शादी की बाद वाली रात का। तो अभिमन्यु उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ होगा, लेकिन रानी कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए मदिरा पीने को कह देती है। अभिमन्यु को पता था रानी के अतीत के बारे में कि ऋषु नाम का कोई लड़का था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर अब वो नहीं है। पीते पीते अभिमन्यु अपने बारे में बताता है कि 7 साल के थे जब माँ बाप गुजर गए, हमारे परिवार में बचे हमारे चाचा चाची और उनके 2 बच्चे। जब 20 साल के हुए तो वो भी चल बसे और फिर बचे सिर्फ हम। जिंदगी बेकार सी हो गई थी और एक बार तो खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन क्लिनिक पे आई आप और एक उम्मीद जग गई मेरे अंदर फिर से जीने की। मुझे आपसे प्यार हो गया है और अब मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रानी को इतना तो समझ आ गया था कि अभिमन्यु को उससे हवस वाला नहीं, प्यार वाला प्यार है। रानी जब भी देखते कि मोंटू चाचा उसके आसपास ही हैं, तो वो अभिमन्यु के साथ क्लोज होने की एक्टिंग करती ताकि उन्हें लगे कि वो आगे बढ़ चुकी है। ऋषु कभी पिज्जा डिलीवरी वाला बन के, कभी कुछ तो कभी कुछ बन के रानी से मिलने आया करता था। बातें भले ना हो, बस 2 पल के लिए वो एक दूसरे को देख लें, वही बहुत था उनके लिए। पूनम पगलाए जा रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, तो वो ऋषु के ऊपर चढ़ के उसे चूमने लगती है, जो कि रानी देख लेती है तो वो गुस्सा आ जाती है ऋषु से। ऋषु उसे समझाता है कि पूनम कैसी है और क्या कर रही है, तो रानी कहती कि हमारे प्यार की टाइमिंग कभी सही नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो सकता अब। ऋषु कहता कि पिछली बार जब लगा कि कुछ नहीं हो सकता, मैंने हाथ काट लिया था अपना, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। इस बार अगर सर भी काटना पड़े तो वो भी कर लूंगा, मैं अपराधी तो बन ही चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। रानी का मूड ऑफ था तो वो खूब मदिरा पीती है और नशे में ऋषु पूनम सब बक देती है अभिमन्यु के सामने। सुबह जब रानी होश में आती है तो अभिमन्यु कहता कि मुझे ऋषु से मिलवाओ। अभिमन्यु ऋषु से मिलकर कहता कि आप दोनों यहाँ से निकल जाइए, मैं मदद करूंगा आपकी। ऋषु उससे पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो अभिमन्यु कहता कि माँ बाप, बचपन, जवानी कुछ नहीं बचा सके, कम से कम हम अपनी मोहब्बत तो बचा लें। रानी जी हमारे साथ नहीं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो खुश होंगी, दिल में थोड़ी सी जगह होगी तो एक उम्मीद भी बनी रहेगी कि शायद कभी किसी दिन आपका ऋषु जी से मन भर जाए तो आप हमारे बारे में भी जरूर सोचेंगे। ऋषु को ये सुनकर काफी जलन सी होती है, तो वो कहता कि मन भरने में 3-4 जन्म तो लग ही जाएंगे शायद। अभिमन्यु का जहाँ क्लिनिक था वहीं एक कमरा था कबाड़ से भरा, तो ऋषु को वहीं रहने बोल देता है जब तक यहाँ से निकल जाने का इंतजाम नहीं हो जाता। पूनम को उस जगह के बारे में पता चल जाता है जहाँ ऋषु छुपा बैठा था, तो वो वहाँ आ जाती है, तो ऋषु उसे चुप कराने के लिए उसे चूमने लगता है भयंकर तरीके से और कहता कि मुझे 1 महीने का समय दो, मैं तुमसे आके बात करता हूँ। तो पूनम खुश हो जाती है। पूनम के जाने के बाद वहाँ एक और आदमी आता है जो कि ऋषु को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर थोड़ी देर बाद अभिमन्यु आता है खाना लेकर, तो उसे गजरे की खुशबू आती है, तो वो समझ जाता है कि कोई लड़की आई थी। तो ऋषु बता देता है कि पूनम आई थी। उसे गीली मिट्टी दिखाई पड़ती है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी आया था। अब यहाँ एक राज खुलता है कि अपने पूरे परिवार को अभिमन्यु ने ही मारा था। जो आदमी आया था उसका नाम लल्लन है और वो एक सपेरा है जिससे कि अभिमन्यु ने जहरीला सांप लिया था, जिसके काटने से उसका पूरा परिवार मारा गया। अभिमन्यु के चाचा ने उसके पिता का सारा व्यापार हड़प के उनके साथ धोखा किया, इसलिए अभिमन्यु ने उनके पूरे परिवार को ही मार डाला। बाद में लल्लन अभिमन्यु को ब्लैकमेल करने लगा, तो हर हफ्ते या महीने आता रहता था पैसे लेने। अब आज उसकी मुलाकात ऋषु से हो गई और ऋषु को सब पता चल गया कि अभिमन्यु कितना खतरनाक इंसान है। दिखता खाली सीधा साधा है, लेकिन है बहुत बीप बीप। अभिमन्यु का राज खुल चुका था, तो ऋषु उससे बच के भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अभिमन्यु उसे कमरे में बंद करके भाग जाता है। ऋषु दरवाजा तोड़ के बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अभिमन्यु के पास दिनेश पंडित की बहुत सारी किताबें थी, मतलब वो रानी से भी ज्यादा बड़ा फैन था दिनेश पंडित का। रानी ने कसौली का कहर पढ़ के नील को ठिकाने लगाया और अभिमन्यु ने कोबरा का इंतकाम पढ़ के अपने परिवार को ठिकाने लगाया, चाचा के परिवार को। अभिमन्यु इन दोनों की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि अपना ही प्लान बना रहा था रानी को पाने का। प्यार में
पागल हो चुका था वो, और उसे धोखा महसूस हो रहा था। तो अब वो कैसे भी करके रानी को पाना चाहता था, और अगर उसकी ना हो पाए तो किसी की भी ना हो पाए, रानी ऐसा सोच लिया था। तो रानी तुरंत भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहते हैं कि मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा। रानी चाचा जी को बता देती है कि ऋषु जिंदा है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो अभिमन्यु उसे मार डालेगा। पुलिस अभिमन्यु और ऋषु को ढूंढ ही रही होती है कि तभी पता चलता है कि 2 लाशें मिली हैं, एकदम जली हुई। एक सूटकेस भी मिला जो कि अभिमन्यु का था, और एक छड़ी भी मिली जो कि पूनम की थी। तो यही लगता है कि दोनों लाशें उन दोनों की ही हैं, और इन्हें मारा है ऋषु और रानी ने मिलकर। तो रानी को हिरासत में ले लिया जाता है। रानी को खूब पीटा जाता है और खबर फैला दी जाती है सब जगह, ताकि ऋषु को जब पता चले तो वो रानी को बचाने के लिए कुछ हरकत करे और वो भी पकड़ा जाए। ऋषु एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता कि वो सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन रानी को छोड़ दिया जाए। 3 दिन बाद रात 8 बजे रेलवे ब्रिज पर आने को कहता है वो। जो मगरमच्छ बाढ़ की वजह से नदी में आ गए थे, उन्होंने रेलवे ब्रिज के नीचे ही अपना अड्डा बना रखा था। तो चाचा जी को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने यही जगह क्यों चुनी। नदी के किनारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तैनात थे, तो मोंटू चाचा उन्हें हटवा देते हैं ताकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुलिस का ही घेरा हो बस। अब 3 दिन बाद ऋषु रेलवे ब्रिज पर आता है, तो रानी को उसके पास भेजा जाता है और फिर उन दोनों को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। इतने में एक पुलिस वाला टोली से हट के उनके पास बढ़ने लगता है, और वो कोई और नहीं अभिमन्यु था, जो कि पुलिस के वेश में छुपा हुआ था और जिंदा था। वो अभिमन्यु को फील हो रहा था कि उसे प्यार में धोखा मिला है, इसलिए वो ऋषु को मारने आया था। तो उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अभिमन्यु के पास बंदूक थी जो कि रानी के हाथ लग जाती है, तो वो गोली चलाती है, लेकिन झटका सह नहीं पाती, तो ब्रिज से लटक जाती है। ऋषु उसे बचाने लगता है, लेकिन अभिमन्यु उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो इस भसड़ में तीनों ही मगरमच्छ से भरी नदी में गिर जाते हैं। तीनों को ढूंढने का काम शुरू होता है, तो नदी में ऋषु का नकली हाथ मिलता है। सबको लगने लगा था कि शायद उन तीनों को मगरमच्छ खा गए। मोंटू चाचा सीनियर ऑफिसर के साथ एक मीटिंग बैठाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इन तीनों के मारे जाने का सबसे ज्यादा फायदा और किसी को नहीं, इन्हीं को हुआ है। अगर ये तीनों जिंदा होते तो तीनों जेल में होते, इसलिए सब खेल खेला गया है मौत का। लल्लन अभिमन्यु का सच जानता था और पूनम ऋषु का, तो इसलिए वो दोनों मारे गए। जो लाशें मिली जली हुई, उसमें से एक तो पूनम की ही थी, लेकिन दूसरी लल्लन की थी, अभिमन्यु की नहीं। अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर है, तो उसे सब पता था कि लाश को कैसे जलाना है, कैसे क्या करना है। तो सारा कुछ उसने ही किया। मतलब पूनम और लल्लन को उसी ने मारा, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में चाचा जी को देखने मिला कि शाम को रानी और अभिमन्यु घर आए, और ठीक 15 मिनट बाद ऋषु भी वहां पहुंचा। उस शाम इन तीनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पकी है, कुछ तो प्लान बना है, क्योंकि उसके बाद रात 8 बजे अबला नारी बन के रानी पुलिस स्टेशन आई। रानी के निकलने के बाद अभिमन्यु के घर से 2 लोग और निकले थे साथ में, जो कि थे अभिमन्यु और ऋषु। चाचा जी को आधी चीजें तो समझ आ गई थी, लेकिन अब वो कहाँ हैं भी या सच में मर गए, ये सब समझ नहीं आ रहा होता। अब कहानी यहाँ से 6 महीने आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रानी हिमाचल में किसी जगह रह रही है। उस रात रानी और अभिमन्यु निकल आए थे पानी से बाहर, लेकिन ऋषु नहीं निकल पाया और वो मारा गया। तो इसी गम में रानी डूबी रहती थी। रानी और अभिमन्यु साथ ही रहते हैं। रानी बच्चों को पढ़ाती है। एक दिन रानी बच्चों की कॉपी चेक कर रही होती है कि तभी नोटबुक में उसे कुछ लिखा दिखाई पड़ता है। चाचा जी को एक पोस्ट आता है, जिसमें थी दिनेश पंडित की किताब मगरमच्छ का शिकंजा और एक खत। उस किताब में जो कहानी और क्लाइमैक्स लिखा था, इन तीनों ने वही किया। मतलब जैसे हर बार वो लोग दिनेश पंडित की किताब का सहारा लेते हैं मुसीबत से बचने के लिए, इस बार भी वही किया। जो समय ऋषु ने दिया था खुद को पुलिस के हवाले करने का, उसके 3 दिन पहले से ही ऋषु और अभिमन्यु ने रेलवे ब्रिज के नीचे वाले मगरमच्छों को मांस खिलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो उन्हें उस एरिया से दूर लेके चले गए और वो एरिया खाली हो गया, लेकिन लोगों को ये सब नहीं पता था। तो जब वो लोग नदी में कूदे तो वहाँ मगरमच्छ थे ही नहीं, तो इसीलिए वो तीनों निकल गए, पर ऋषु नहीं निकल पाया। किताब में एक एड्रेस दिया हुआ था जहाँ चाचा जी को पहुँचने के लिए कहा गया था। ये सब भेजा था रानी ने, और वो अभिमन्यु को भी उस पते पर बुला लेती है। रानी खड़ी थी खाई के किनारे, जहाँ से गिरे तो समझो काम तमाम, और अब वहाँ अभिमन्यु और चाचा जी दोनों आ जाते हैं। उस रात जब रानी भागी थी पुलिस स्टेशन की ओर, उससे पहले ऋषु वहाँ आ गया था। रानी और ऋषु भी अपराधी थे और अभिमन्यु भी अपराधी था, तो तीनों ही एक ही नाव पे सवार थे। अभिमन्यु दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा नॉवेल देते हुए कहता कि अगर हमें जीना है तो दुनिया वालों के सामने मरना होगा। रानी मना कर रही होती है कि हम ये नहीं करेंगे,
सकते। तो अभिमन्यु कहता कि जो हम कर चुके हैं उसका क्या, कोबरा का इंतकाम, कसौली का कहर, हम तीनों ने ना समझदारी बहुत पहले पीछे छोड़ दी है पंडित जी के शागिर्द बनकर। ऋषु कहता कि पंडित जी की किताबें पढ़कर हमने जीने का हुनर सीखा है और आपने मारने का। तुम में और हम में बहुत फर्क है। विचार मेल नहीं खा रहे थे पर सब राजी हो जाते हैं अभिमन्यु के प्लान के हिसाब से चलने के लिए और फिर सब वही किया जैसे आपने अब तक देखा। तीनों जब पानी में थे तो एक हाथ ना होने की वजह से ऋषु तैर नहीं पा रहा था तो रानी अभिमन्यु को भेजती है उसकी मदद करने के लिए। अभिमन्यु को वहाँ एक मगरमच्छ दिखाई पड़ता है तो बिल्कुल सही मौका दिखता है ऋषु को हटा के रानी को पाने का। तो वो उसका नकली हाथ उखाड़ के फेंक देता है और चला जाता है उसे छोड़कर मगरमच्छ का खाना बना के उसे। तो ऋषु अपने आप से नहीं मरा बल्कि अभिमन्यु ने उसे मारा और ये राज रानी को पता चल गया था, इसलिए उसने चाचा जी को बुला लिया ताकि उसे सजा मिले ऋषु को मारने की। रानी कहती कि तुम मुझे तो जीत गए, मुझसे जीत नहीं पाओगे और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। और इतना कह के वो खाई से कूद जाती है। अभिमन्यु ने अपने चाचा के परिवार को मारा, ऋषु को मारा, लल्लन को मारा, पूनम को मारा और रानी भी उसकी वजह से मारी गई। तो अब जेल की हवा खानी तो बनती है। काफी तलाशने के बाद भी रानी की बॉडी नहीं मिलती तो अभिमन्यु समझ जाता है कि यह सब खेल है और रानी जिंदा है। ऋषु को मगरमच्छ खाने आ रहा था तो ऋषु ने अपना नकली हाथ लेके उसके मुंह में अटका दिया जिसके चलते उसका मुंह फट गया चबाने पे और मगरमच्छ मारा गया और इस तरह से वो बच निकला। नोटबुक में ऋषु का संदेश था कि वो भी जिंदा है। रानी ऋषु से मिली और फिर ऋषु ने सब बता दिया कि अभिमन्यु कितना बीप बीप है। फिर उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और अभिमन्यु को ही पूरी तरह फंसा दिया। खाई के नीचे नदी थी तो रानी बच गई थी और ऋषु और रानी फिर से एक साथ हो गए इतना सब भसड़ मचाने के बाद भी। अभिमन्यु कहता कि हम ही ने इनको सिखाया था कि अगर जीना है तो दुनिया के सामने मरना पड़ेगा। साला हमारा बोला हम ही पे चिपका गए। चाचा जी कहते हैं तुमने नहीं, तुम्हारे पिताजी ने। मगरमच्छ का शिकंजा दिनेश पंडित। अभिमन्यु कहता कि आपको कैसे पता कि वो हमारे पिताजी हैं। अभिमन्यु के चेहरे पर साइको वाली मुस्कुराहट होती है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है मेरे चैनल पे और मेरी बातें सुनी हैं जो मैंने उसमें कही तो अभी यही कहूंगा कि ये प्यार अब और भी ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है और इस प्यार भरी कहानी में प्यारे लोग कम और साइको लोग ज्यादा हैं। अपने प्यार को कामयाब बनाने के लिए दिनेश पंडित की कहानी से आइडिया ले लेके किसी को भी मारे डाल रहे हैं ये लोग। प्यार में लोग अपनी कुर्बानी देते हैं, किसी और की जान नहीं लेते। तो ये प्यार नहीं पागलपन है और ऐसे पागलपन वाले प्यार से आप सभी जितना दूर रहें उतना बेहतर है क्योंकि तब आप आशिक नहीं अपराधी कहलाएंगे जैसे ये दोनों बन चुके हैं बहुत भयंकर वाले। मूवी में कोई प्रेम कहानी नहीं है बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक आम इंसान विलन बनता है और उसे पता ही नहीं होता कि धीरे धीरे वो साइको भी बनता जा रहा है क्योंकि जो माइंड सेट लेके वो चलता है उस हिसाब से तो हमेशा वो सही ही होता है, खुद को वो गलत लगता ही नहीं। प्यार में क्या नहीं करना चाहिए ये आप इस फिल्म को देख के सीख सकते हैं। पहले पार्ट में जब क्लाइमैक्स खुला तो वो सही लगा था लेकिन इस पार्ट में भी वैसा ही सेम टू सेम हुआ तो इतना कुछ खास क्लाइमैक्स लगा नहीं। पता चल रहा था कि कोई नहीं मरेगा, बस मरने की एक्टिंग करेंगे और बाद में सब जिंदा हो जाएंगे। जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है ये बताते हुए कि दिनेश पंडित अभिमन्यु के ही पिता हैं तो मुझे लग रहा है कि इसका तीसरा पार्ट भी बनाया जाएगा। हालांकि इस पार्ट को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया और सबको लग रहा है कि जरूरी नहीं था अगला पार्ट आना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को तीसरे पार्ट के आने का इंतजार रहेगा। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि इस बार बिल्कुल भी सोच समझ कर लिखा ही नहीं गया, बस सस्पेंस डालने के लिए कुछ भी कर दिया गया। इतनी ऊंची खाई से कूद गई रानी और बच भी गई जो कि असल में देखा जाए तो नामुमकिन ही है। अब ऐसा हो चुका है कि जनता को थोड़ा बहुत रियलिस्टिक चाहिए, एकदम ही ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिस पर यकीन करने के लिए खुद को मनाना पड़े। चाचा जी की एंट्री तो ऐसे हुई जैसे न जाने क्या ही कर डालेंगे लेकिन कर वो कुछ भी नहीं पाए, बस अपनी बेवकूफियों पर हंसते रह गए। आखिर में किसी भी किरदार की खुद की कोई समझ ही नहीं है, बस पंडित जी के भरोसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी, खासकर रानी। जब इसका ट्रेलर आया तो ऐसा फील कराया गया हमें कि रानी फिर से किसी और लड़के के पीछे पड़ गई है, मतलब रानी को ही विलन जैसा दिखाया जा रहा था जो कि टॉक्सिक प्रेमिका है, लेकिन फिल्म देखने पर पता चला कि सभी टॉक्सिक हैं। मगरमच्छ के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं कि कुछ भी चबा जाएं, लेकिन यहाँ दिखाया गया कि ऋषु ने नकली हाथ अटका दिया तो वो मगरमच्छ के मुंह से आर पार हो गया उसके चबाने पर। एक्टिंग की बात करें तो सन्नी कौशल, विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू तीनों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन कहानी ही ढीली थी कि एक्टिंग भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। बाकी और कुछ तो कहने को है नहीं इस फिल्म के बारे में, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और
नमस्ते।